brought to you by Himalaya Pure Herbs. कोई और दिन होता तो आज शायद सबसे बड़ी खबर ये होती कि एक दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस के सामने फूट फूट कर रोया और भीष्म की प्रतिज्ञा की तरह उसने एक कसम खाई कि जीतूंगा तभी विधानसभा लौटूंगा। कोई और दिन होता तो लोग इस प्रतिज्ञा की तुलना जयललिता की प्रतिज्ञा से करते। कोई और दिन होता तो क्रिकेट प्रेमी देश में एबी डिविलियर्स के रिटायरमेंट पर बात होती। कोई और दिन होता तो चीन प्रदेश के विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर बात होती। उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की जा रही एक नई योजना के बारे में बात होती। जल की समस्या पर बात होती। पानी ज़रूरी है, पानी आँख में हो तो और भी ज़रूरी है, और पानी मरना नहीं चाहिए, ये हमारे बुजुर्ग कह गए हैं। पानी सिर्फ पानी नहीं होता, वो आन होती है। पानी सिर्फ पानी नहीं होता, वो शर्म होती है। पानी सिर्फ पानी नहीं होता, वो स्वाभिमान होता है। आदत तो हमें शाम के 8 बजे के भाषणों की थी, पर आज सिलेबस थोड़ा सा बदल गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9 बजे देश से मुखातिब हुए और एक ऐलान किया। मुझे पूरा भरोसा है आप में से ज़्यादातर लोग वो ऐलान पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे। हम भी दोबारा दिखाएंगे ताकि सनद रहे। लेकिन उसके बाद से जो हंगामा बरपा है, चौराहे के चाणक्यों को जो काम मिल गया है, सोशल मीडिया पर जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तमाम समर्थक, तमाम विरोधी जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उन पर भी विस्तार से बात होगी। बात इस पर भी होगी ये किसकी जीत है, किसकी हार है, क्या किसी का टैक्टिकल रिट्रीट है, और बात इस पर भी कि इस सारी सियासत के बीच जो पार्टी बने हुए थे, ऐसे खबर देने और लेने वालों पे क्या बात कही जाए। इन सब बातों पर देश में कृषि के सुधार, इसको लेकर जारी राजनीति, बीजेपी का पुराना अहम, अब बीजेपी की कदम वापसी, प्रधानमंत्री की बयान के फाइनल डिटेल्स, इसके पॉलिटिकल कंपल्शंस, विपक्ष की नई रणनीति और भविष्य क्या है मेरे और आपके मुल्क का, वतन का, देश का, सब पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। ये 19 नवंबर के 9 बजे पर आप आ ही जाते हैं इतनी भूमिका के बाद, क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। किसानों को कभी किसी ने खालिस्तानी कहा, किसी ने आतंकवादी कहा, किसी ने भाड़े का बताया, किसी ने अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का हवाला दिया। सब पर बात करेंगे, जो पहले कहा, जो आज। लेकिन ये सारी बातें जिस बात से शुरू हुई वो बात सुन लेते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने माना उनकी तपस्या में कमी रह गई। दिए के प्रकाश जैसा सत्य वो किसानों को समझा नहीं पाए। पर पूछा जाना चाहिए कि कितने महीने, कितने दिन, कितने किसानों की मृत्यु, कितने लंबे आंदोलन के बाद ये आत्मबोध का क्षण आया। क्या पहले नहीं पता था, जो अब पता चल गया कि सब किसानों को वो समझा नहीं पाए? क्योंकि किसानों का एक बड़ा वर्ग शुरू से ये कह रहा था कि कृषि कानून इस रूप में उन्हें स्वीकार नहीं है। विपक्षी दल लगातार कह रहे थे संसद में जिन तौर तरीकों के साथ बिना विपक्ष की बातें सुने इसे पारित किया गया वो सही नहीं है। हम सब जानते हैं पिछले बरस यानी 2020 में 5 जून को सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार अध्यादेश के जरिए ये 3 कृषि कानून लेकर आई। फिर 14 सितंबर को संसद में बिल लाए गए, 17 सितंबर को लोकसभा में पारित हुआ, 3 दिन बाद 20 सितंबर को राज्यसभा में ध्वनि मत से बिल पास करवा दिया गया। आपको याद होगा वो दृश्य जब राज्यसभा में विपक्ष के सांसद चर्चा की मांग कर रहे थे,
बिल का विरोध कर रहे थे, लेकिन इन सब की परवाह किए बिना हड़बड़ी में ध्वनि मत से वॉइस वोट से बिल पास करवा दिया गया। इसके बाद कानूनों के विरोध में 24 सितंबर को पंजाब के किसानों ने 3 दिन का रेल रोको अभियान शुरू किया। फिर 25 सितंबर को पूरे देश के किसान संगठनों ने ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत आंदोलन शुरू किया। 26 सितंबर को बीजेपी के पुराने सहयोगी दल अकाली दल ने एनडीए से बाहर आने का ऐलान किया। 27 सितंबर को कानूनों पर राष्ट्रपति की मोहर लग गई। इसके बाद किसानों और विपक्षी पार्टियों का विरोध चलता रहा, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि जब तक दिल्ली में दस्तक नहीं, तब तक दिल्ली सुनेगी नहीं। इसके बाद 25 नवंबर को देश भर के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच शुरू किया। 26 नवंबर को पंजाब और हरियाणा के किसान जब दिल्ली की सीमा पर पहुंचे तो उनको रोकने के लिए उसके पहले तमाम तरह के बल प्रयोग हो चुके थे, पर किसान दिल्ली की सीमा पर डट गए। सरकार ने बातचीत की पहल भी की, 7 दौर की वार्ता हुई। सरकार ने कई बिंदुओं पर माना कि बदलाव की जरूरत है, पर अब तक किसान संगठन अड़ गए थे। बिल पूरी तरह से, कानून पूरी तरह से खत्म हो। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। गतिरोध के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसान कानूनों पर रोक भी लगाई फौरी तौर पर। फिर 4 सदस्यों की कमेटी बनाकर रिपोर्ट देने के लिए कहा। सदस्यों के नाम पर भी खूब पंचायत बैठी और इस कमेटी की रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं की गई है। फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो हुआ वो भी शर्मनाक था। उस दृश्य को भी हम नहीं भूलेंगे जब किसानों के बीच से कुछ लोग आए और उन्होंने हिंसा की। लेकिन इसके बाद जब लगने लगा कि सरकार आंदोलन को कमज़ोर करने में कामयाब रहेगी, तो राकेश टिकैत आए कैमरे पर रोने लगे। अब तक एपी सेंटर पंजाब और हरियाणा था। इस रुदन कांड के बाद पश्चिमी यूपी के किसान भी नए सिरे से अलग अलग वजहों से, कई की किसानों वाली वजह, कई की पॉलिटिकल वजह, पर एक मोबिलाइजेशन शुरू हो गया। अब गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का नया केंद्र बन गया और राकेश टिकैत इसके नए पोस्टर बॉय। इसके बाद पश्चिमी यूपी में कई जगह महापंचायत हुई। राष्ट्रीय लोकदल को लगा पुनर्जीवित होने का यही मौका है। देश के और हिस्सों में भी प्रदर्शनों का कैलेंडर बनता रहा। उधर हरियाणा और पंजाब में सरगर्मी बरकरार रही। इस दौरान सैकड़ों किसानों ने सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम दिल्ली की सीमा पर देखे। कभी खुदकुशी की खबर आई, कभी बीमारी की, कभी पुलिस की लाठियों से किसानों की मौत होती रही। आंदोलन के अंदर से अंतर विरोध की खबरें, वहाँ पर होने वाली कुछ गलत हरकतों की खबरें भी आती रहीं, पर इन सब के बीच आंदोलन चलता रहा। हालांकि जब लग रहा था कि आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, सांकेतिक रह गया और इसकी अगली चोट चुनाव के दौरान ही दिखेगी, उसके बीच आज गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने कानून वापसी का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री के ऐलान करते ही वो सारे मंत्री और मुख्यमंत्री कैमरों पर, सोशल मीडिया पर आकर प्रधानमंत्री को बधाइयां देने लगे। लगा कि मानो पीएम ने गलती, सुधार या माफी नहीं मांगी, एक बड़ी योजना राष्ट्रहित में लॉन्च की हो। इन नेताओं के पुराने बयान देखिए, आज के बयान देखिए, फिर तय करिए। कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। तंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सरकार और सत्ताधारियों से अब आंदोलनकारियों की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद देश भर में किसानों से जुड़े संगठन ने, जो इन कानूनों का विरोध कर रहे थे, जीत का जश्न मनाया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जहां किसानों के तंबू साल भर से लगे हैं, वहां ढोल नगाड़ों पर नाच गाना हुआ। तो क्या अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा, संसद से कानून रद्द होने तक हम डटे रहेंगे। देखो, उन्होंने वापसी लेने की बात कही है। वापसी होगा पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट सेशन 29 तारीख से है, तो इसको पार्लियामेंट में रखो, इसको वापसी करवाओ।
एमएसपी पे गारंटी कानून, वो भी एक डिमांड हमारी है और उससे पूरे देश के किसानों को फायदा उससे होगा, उसको भी लेकर आए। और भी जो कानून और जो बिल लेकर आ रहे हैं, जो कुछ हाउस में रखे हुए हैं, सीड बिल रखा हुआ है हाउस में, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए और सरकार से एक बातचीत का माहौल बने कि इनको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट्स करा जाएगा। ये सारी चीज़ें सरकार बैठ के तय करे। ये नहीं है कि हम चले जाए और 2 महीने बाद ये दूसरे और कुछ चीज़ लेकर आए। उस पर सरकार से एक बातचीत का माहौल बने, एक बातचीत सरकारों से होती रहे। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अनाउंस किया है अपने सरकार का एक निर्णय बताते हुए कि 3 कृषि कानून जो वापस लेंगे, रिपील करेंगे, ये इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन की पहली जीत है और ये लोकतंत्र के लिए ही एक बड़ा जीत है इस देश में। और हम ये मानते हैं कि ये जो आंदोलन है, इसका जो अलग अलग डिमांड्स थे, सभी को अभी तक सरकार ने कबूल नहीं किया है और सबके बारे में आज का अनाउंसमेंट में मोदी जी ने शामिल नहीं किया है, मगर एक बहुत बड़ा पहला जीत है। देखिए, इसमें टैक्टिकल कुछ भी नहीं दिखता है। अगर टैक्टिकल होते वो कुछ 12 महीने पहले ही इतना तो कर देते थे और हमारे साथियों के 675 से भी ज्यादा जान हम गंवा चुके हैं और बहुत लोगों ने शहादत दी है इस आंदोलन में। तो मुझे ज्यादा टैक्टिकल नहीं दिखता है और बहुत लोग बार बार चर्चाओं में ये कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शंस को देख के किया जा रहा है। बिल्कुल सही है और हम भी जानते थे और इसीलिए तो किसान आंदोलन वहाँ टिकी थी इतने महीनों से। हम भी जानते हैं कि इलेक्शंस एक अहम मुद्दा होता है किसी एक सरकार के लिए, किसी एक पार्टी के लिए सत्ता में रहने के लिए। तो इसीलिए हमने मिशन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड डिक्लेयर किया, ना कि मिशन आंध्र प्रदेश, मिशन कर्नाटका। हम भी जानते हैं कि इलेक्शंस कहाँ होने वाले हैं और कहाँ से इनको चोट पहुंचेगा। तो इसमें बहुत बड़ा टैक्टिक नहीं है, ये तो लोकतंत्र की बात है। मगर एक बात ये है कि पहले ही इसको डिक्लेयर करना चाहिए था और दूसरी बात है कि आज भी आधा अधूरा डिक्लेयर करके सरकार ने किसी को भी सचमुच में इस समस्या का एक परिष्कार का मार्ग नहीं दिखाया है। न सरकार के लिए ये समाधान है, न आंदोलनरत किसानों के लिए ये एक समाधान है। अगर करना ही है तो पूरे ही डिमांड्स को सरकार अप्रूव करे, तब किसान संगठन के सभी साथी बैठ के अपना मीटिंग करेंगे और हम मिलके एक निर्णय पे आएंगे। किसान संगठनों के अलावा राजनीतिक पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया रही, वो भी एक ही जगह देख लीजिए। कई किसानों के परिवारों से मैं पिछले पूरे साल में मिल रही हूँ, मैं मिली हूँ, मैं उनका दुख समझती हूँ और हम सबको सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर सरकार सचमुच सीरियस है तो उनके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, ख़ास तौर से जो लखीमपुर खीरी में हुआ, उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए। मंत्री का बर्खास्त करना चाहिए और इस पूरे देश में जो किसानों की आवाज़ उठी है, हम सबको उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहना चाहिए। आज गुरु पर्व के अवसर पे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है।
जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। हम सब लोग अपोजिशन की पार्टी सब लोग कह रहे थे कि ये तीनों कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मोदी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट ही नहीं था कि वो इस तरह कानून बनाए। दूसरा, ये सिर्फ कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि मोदी अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी अनानियत और हम जिसको हिंदी में अहंकार के लिए उन्होंने ये कानून बनाया और इस गलत और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोनी पड़ी। थोड़ा वापस चलते हैं। उन ट्रोल्स, उन नेताओं के शर्मिंदगी भरे बयान देखना चाहिए जिन्होंने इस पर अपनी विद्वतापूर्ण टिप्पणियां की। याद दिलाना चाहिए आपको कि एक आंदोलन को बदनाम करने के लिए हमारे माननीयों ने किस हद तक बयान दिए। एक बड़ी पार्टी के नेता ट्रोल की तरह जो मन में आया आंदोलन पर बोलते रहे। उन नेताओं की बात सुनाएंगे। संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं की बात पहले सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये बयान आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। संविधान की शपथ लेने वाला एक मुख्यमंत्री किस तरह से लोगों को हिंसा का दर्शन शास्त्र पढ़ा रहा है। और फिर जगह जगह सठे साठम समाचारे, क्या अर्थ होता है इसका? सठे साठम समाचारे क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा? अंग्रेजी में बता दिया ना, हिंदी में बता। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। खा लो ठंडे हैं, ठीक है। हालांकि बाद में खट्टर ने इस बयान के लिए माफी मांगी, पर आंदोलनकारियों को धमकाने में मोदी सरकार के मंत्री भी पीछे नहीं रहे। अजय मिश्र टेनी का नाम तो आपको याद होगा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं माननीय। 25 सितंबर 2021 का इनका बयान सुनिए। 10 महीने से ज्यादा हो गए, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं, यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया? क्यों ही वह 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता। अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। और आपको पता है कि बयान के विरोध में जब किसान लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को जुटे तो हिंसा हुई, 8 लोगों की मौत हुई, 4 किसान, 1 पत्रकार और बीजेपी के कार्यकर्ता भी मरे। इसमें से पहले 5 जो थे वो गाड़ी कुचलने की वजह से मरे और बाद के 3 भीड़ की पिटाई से। इस हिंसा के मामले में मंत्री जी के बेटे का नाम भी आया। आरोपी हैं, अभी जेल में हैं। उदाहरण और भी हैं। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का 9 दिसंबर 2020 का बयान, जिसमें वो आंदोलन में चीन और पाकिस्तान की साजिश ले आए थे। हे आंदोलन समजा शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही आहे, याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे। या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उचलवलं, काय सांगितलं? एनआरसी आली, सीए आली, 6 महिन्यात सगळ्या मुसलमानांना राष्ट्रीय देशाच्या बाहेर जावं लागेल। सांगितलं एखादा मुसलमान बाहेर गेला तो। अंतर्राष्ट्रीय साजिश के बाद नक्सल और माओवाद का एंगल रह गया था, वो कमी पूरी की मंत्री पीयूष गोयल ने। 12 दिसंबर 2020 का उनका बयान, गौर फरमाइए। अगर ये किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए तो हमारे किसान भाई बहन जरूर समझेंगे कि किसान के बिल उनके हित में है, देश हित में है। और अगर उनको फिर भी कोई भ्रम हो, कोई शंका हो, तो हमारे द्वार 24 घंटे खुले हैं चर्चा के लिए। गोयल की बात सही साबित करने में सरकार के बाकी मंत्री भी लग गए। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी पीछे नहीं रहे कि वहां पर वामपंथी लोग मिलकर इस आंदोलन को दुरुपयोग करके किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं और वो मोदी सरकार को झुकाने का एक असफल प्रयत्न करने का सपना देख रहे हैं। लेकिन मैं इस अवसर पर ऐसे तमाम सारे तत्वों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये किसानों के सामने 24 घंटे सर झुकाकर चर्चा करने को तैयार है। वैसे जब पुराने बयानों की इतनी बात हो रही तो एक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सुन लीजिए। इसी साल 10 फरवरी को संसद के पटल पर किसान आंदोलन को लेकर उनका ये वक्तव्य था। और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है,
लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? प्रधानमंत्री और मंत्रियों की बात जब पार्टी लाइन में नीचे तक पहुंची तो और बिगड़ गई। हमारे पास आपको सुनाने के लिए ऐसे दर्जनों और बयान हैं, पर इस तरह के बयान सुनाकर हम कितना आपका वक्त लें? आप भी लगातार देख रहे हैं। आपकी किसान बिलों से सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है। यदि कोई सरकार के लाए इस कानून का विरोध करते हुए अभद्र हो रहा है, गैरकानूनी हो रहा है, तो लल्लन टॉप में हमने साफ साफ कहा, हर बार कहा, आज फिर कह रहा हूँ, कानून के दायरे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। विरोध के नाम पर कोई भी इस देश के कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकता, चाहे वो 26 जनवरी की घटना हो या उसके बाद की घटना। पर इन सब के बीच आपको सरकार की नज़र के नीचे, सरकार के अमले के द्वारा, कभी मंत्रियों के द्वारा, कभी सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, उसको भी याद रखना होगा। आपको याद है टूल किट वाला एपिसोड? रातों रात माहौल बना दिया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है देश को बदनाम करने की। रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग जैसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट किए। ट्वीट करने वालों में पॉर्न एक्ट्रेस रही मियां खलीफा भी थी। इसके बाद देश के सेलिब्रिटीज़ उनके खिलाफ ट्वीट करने लगे। पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए। दिशा रवि नाम की पर्यावरण एक्टिविस्ट समेत कई लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई और बाद में कोर्ट ने इनकी छीछा लेदर की कि कोई सबूत नहीं, फिर भी मुकदमा दर्ज किया गया। और इस मामले में बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक कपिल मिश्र का घटिया बयान, वो घटिया ट्वीट कोई नहीं भूल सकता। औरतों को चुप कराने के लिए संकीर्ण मानसिकता वाले जो तौर तरीके बरसों से रहे, उसकी एक बानगी। तो क्या सब कुछ दुरुस्त था? नहीं। जब इस आंदोलन की बात कर रहे हैं तो कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिनके बारे में किसान आंदोलन समर्थक बात नहीं करते हैं, लेकिन बात होनी चाहिए। कई लोगों ने कहा देश में आंदोलन के चलते जो अस्थिरता हो रही है उसमें पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसियां भी अपना रोल तलाश रही हैं। ये बात भी सामने आई कि आंदोलनकारियों के बीच खालिस्तान समर्थकों की सक्रियता भी है। कनाडा से लेके, ब्रिटेन से लेके देश के भीतर के भी कई तत्वों की बात आई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में भी इसका जिक्र किया। इसके अलावा पंजाब के तब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी लगातार कह रहे थे ये सीमावर्ती राज्य है, आंदोलन का गलत फायदा देश विरोधी लोग उठा सकते हैं। सुनिए मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति का ये बयान। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ क्योंकि पंजाब की आर्थिकता ते भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी ते भी असर पै रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने आखिरी में कहा आइए साथ मिलकर नई शुरुआत करें। इस शुरुआत के लिए ज़रूरी है कि हम प्रधानमंत्री के, सरकार के फैसले को डिकोड करें, समझें। कृषि कानूनों का जब खूब कड़ा विरोध हो रहा था तब सरकार इस बात पर अड़ी थी कानून खत्म नहीं होंगे। मोदी सरकार का रिकॉर्ड भी बताता है कि किसी फैसले पर प्रदर्शनों के आगे ये जल्दी बल्दी झुकती नहीं है। 2015 में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की वापसी के अलावा ऐसा कोई मामला पिछले 8 साल में याद नहीं आता। तो फिर अब जब किसान आंदोलन अपेक्षाकृत कमजोर था तब सरकार ने कानूनों को रद्द क्यों किया? इसका एक अच्छा विश्लेषण हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा रोशन किशोर ने। उन्होंने कहा कि 4 बिंदुओं में ये फैसला समझ सकते हैं। पहली है चुनावी वजह। किसान आंदोलन का ज्यादा असर यूपी, हरियाणा और पंजाब में दिखा। यूपी और पंजाब में कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं। बीजेपी को अपने नुकसान का अंदाजा है। पंजाब से भी ज्यादा चिंता बीजेपी को यूपी की है, खासतौर पर पश्चिमी यूपी की। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी की कमान अपने हाथ में ली। इस पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय से लेकर गुर्जर, सैनी समेत तमाम किसान जातियां कृषि कानून की वजह से बीजेपी से नाराज मानी जा रही थी। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वेस्ट यूपी की 110 में से 38 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 में यह संख्या बढ़कर 85 से ज्यादा हो गई थी। कहा गया कि जाट वोट बीजेपी के पाले में गिरा था।
फिर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यहां पर ध्रुवीकरण भी हुआ था, जिसका बीजेपी को साफ तौर पर फायदा मिला था। लेकिन पिछले 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन ने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी। किसान कानून रद्द करने की मांग को लेकर अड़े थे। गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी समेत तमाम दूसरी चीज़ों से वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई और माहौल बीजेपी के खिलाफ और बनता दिखा। इस बीच पंचायत चुनाव में आरएलडी और सपा का गठबंधन भी हुआ, यानी पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए ये 1-on-1 फाइट मुश्किल होती जा रही थी। बीजेपी किसी भी कीमत में यूपी की सत्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहती, फिर चाहे प्रधानमंत्री को इसके लिए देश से माफी मांगते हुए कृषि कानून ही वापस क्यों न लेने पड़े। पंजाब में भी बीजेपी के हाथ में कुछ रहा। कृषि कानूनों की वजह से पुराना साथी अकाली दल छोड़कर जा चुका है। कांग्रेस से अलग हुए अमरिंदर सिंह में बीजेपी को अपना नया साथी दिखता है। अकाली दल में नहीं दिखेगा, क्योंकि अब बीजेपी कहीं भी जूनियर पार्टनर बनकर रहना नहीं चाहती। पर कहा जा रहा है कि अमरिंदर ने भी बार बार यही बात कही, कृषि कानून रद्द करिए, ये शर्त थी। इस ऐलान के बाद अब अमरिंदर सिंह ने कह दिया है कि उन्हें बीजेपी के साथ जाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। 3 महीने पहले मैंने कह के आया था प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कि आप ये किसानी मसला जब खत्म होगा, हम आपके साथ हम अपनी पार्टी बनाएंगे और आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। और वो वही बात है, बार बार हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद तो नहीं अपना मन बदलते कोई इस इतनी बड़ी बातों पे। लेकिन कैप्टन साहब, ये कहा जा रहा था कि इन तीनों कानूनों को रद्द करवाने में कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बहुत बड़ा हाथ होगा। देखिए, मेरा कोई बड़ा हाथ नहीं है। मेरी तो ड्यूटी थी, जब लोग समझते थे कि पता नहीं मैं क्या करके जब प्राइम मिनिस्टर को किसके बात मिल रहा हूं या होम मिनिस्टर को मिल रहा हूं, मेरी इसीलिए मिलता था कि कानूनी मसला ये जरा इसका हल आपको निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स है हमारी, और अब कहने को कोई भी क्रेडिट ले ले, कोई भी बोल ले, फैक्ट इज कि प्राइम मिनिस्टर ने किया है और उनकी गवर्नमेंट ने किया है और हम उनके बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने किया है और उन्होंने माफी भी मांगी। आपने कभी सुना है कि प्राइम मिनिस्टर कोई कहीं दुनिया में कोई माफी मांगता है ऐसे? दूसरी वजह, इस आंदोलन में किसान सिर्फ सरकार को किसान विरोधी ही साबित नहीं कर रहे थे, बल्कि पूंजीपतियों का तरफदार भी साबित कर रहे थे। शायद सरकार ने इस छवि का नुकसान कैलकुलेट किया। आपको याद होगा, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार सूट बूट की सरकार वाली लाइन दोहरा रहे थे। इस तरह की छवि का राजनीतिक नुकसान हम जानते हैं। तो अब कृषि कानूनों की कीमत पर सरकार खुद को पूंजीपतियों का पक्षधर साबित होते नहीं दिखना चाहती थी। तीसरी वजह, कृषि कानूनों का मामला CAA या 370 पर विरोध प्रदर्शनों जैसा नहीं था। इस मामले में विपक्ष किसानों के साथ था। उत्तर भारत की डोमिनेंट कास्ट जाट इस आंदोलन में रीढ़ की तरह मुख्य भूमिका में थी। इनकी नाराजगी बीजेपी को लंबे वक्त तक बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। चौथी वजह, बीजेपी के लिए हमेशा से पॉलिसी डिसीजन से ज़्यादा जोर रहा है पॉलिटिकल डिसीजन पर। सत्ता रहे उसके बाद हमने पहले भी देखा, जनसंघ के दौर में कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए वामपंथियों के साथ भी अलायंस हुआ, तमाम समाजवादी दलों के साथ भी। पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म कहते हैं इसको। 80 के दशक के आखिर में ऐसे गठबंधन का हमने नया उदाहरण भी देखा जब VP सिंह की सरकार बनी थी। तो अगर कृषि कानून से बीजेपी को राजनीतिक नुकसान होता है तो वो किसी रिफॉर्म वाली पॉलिसी पर यू टर्न भी ले सकती है। वैसे एक बात और, कृषि कानून पर संघ की तरफ से भी नाखुशी जाहिर की गई थी। वजहें और भी कई हैं। मसलन जो सबसे बड़ी वजह मुझे उत्तर प्रदेश के अपने दौरे में समझ में आई वो ये है, कई लोगों ने कहा कि यूपी में तो ये इन सब के बावजूद इनको एज दिख रहा था। कई लोगों ने कहा पंजाब में तो इनके पॉलिटिकल स्टेक्स हाई नहीं थे, तो फिर इतना बड़ा फैसला क्यों? 2 चीज़ें कही गई। एक तो ये कि प्रधानमंत्री को पंजाब भी जाना होगा। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि एक राज्य या 2 राज्यों में उन्हें लगातार विरोधी की तरह देखा जाए। पंजाब में भाजपा नेताओं के साथ जनता जैसा सलूक कर रही थी, विरोधी जैसा सलूक कर रहे थे। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जिस तरह से अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते हुए या हेलीकॉप्टर लैंड करते हुए जिस तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा था, एक तो ये चीज़ है। इलेक्शन वाली चीज़ का मैंने जिक्र किया। एक और चीज़ है रूरल डिस्ट्रेस वाली चीज़। पैंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर छोटे कामगारों की नौकरी गई है। बड़े पैमाने पर रिवर्स माइग्रेशन हुआ, शहरों से लोग गांवों की तरफ आए रोजगार के संकट के चलते। इसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ी, पेट्रोल और डीजल के दाम, इसीलिए सरकार ने इन दामों पर टैक्स को घटाया, राज्य के स्तर पर भी केंद्र के स्तर भी। सरसों तेल की महंगाई, इस तरह की कई चीज़ें थीं जो अलग अलग लक्षण दिखा रही थी महंगाई का, डिस्ट्रेस का। समस्या कहीं बड़ी है।
बीजेपी का ये दांव है कि एक बड़े कृषि कानून को वापस लेकर, जो अभी पूरी तरह इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ था, कानून बन चुका था लेकिन वो ज़मीन पर नहीं दिख रहा था, एक नॉइस क्रिएट हो, एक हल्ला क्रिएट हो कि देखिए सरकार आपकी मांग मानकर पीछे हट गई है और अब जो स्थिति है उस पर ही काम होगा। लेकिन रूरल डिस्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, इकॉनमी के इंजन को तेज़ी से घुमाने के लिए और भी कई किस्म के सुधारों की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की भी है कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स अब एक त्याज्य विषय न बन जाए। कई विद्वानों ने तर्क देकर यह भी बताया था कि सारे के सारे कृषि कानून किसानों के विरुद्ध हों, ऐसा नहीं है। कई आलोचकों ने आज इस तरफ ध्यान भी दिलाया कि यही किसान यूनियन या यही विपक्षी दल इसमें से अलग अलग प्रावधानों को सत्ता में रहते हुए अपनी मांगों का हिस्सा बता रहे थे। पर लोकतंत्र में एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, आप जिनके लिए कानून बना रहे हैं उन सभी वर्गों को बातचीत के जरिए साथ लाएं, या कम से कम बहुसंख्यक को तो अपने साथ लाएं। नरेंद्र मोदी सरकार इसमें विफल रही। जनबल का, बहुमत का अहम उनके ऊपर हावी रहा, इसलिए हर वो आवाज़ जो उनका विरोध कर रही थी किसी चीज़ पर, उसको जैसे गद्दार करार दिया गया हो। इस पूरे प्रकरण में रूरल डिस्ट्रेस वाली बात इसलिए भी ज़रूरी है कि जब तक उस सेक्टर में बूम वापस से नहीं आएगा, रोज़गार के स्तर पर, एक्सपेंडिचर के स्तर पर, तब तक रिवाइवल नहीं होगा। एक बात तो ये, और दूसरी बात मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस राजनीतिक झटके के बाद नरेंद्र मोदी सरकार एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को हमेशा के लिए पोटली में बंद करके ना रख दे। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करे, लेकिन जिनके बारे में ये सुधार हो रहे हैं उसके सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में बिठाया जाए। कड़वी गोली भी खिलानी होगी, पर जिसको आप कड़वी गोली दे रहे हैं उसको आपके फैसले में आस्था होनी ही चाहिए। ये दो बातें हमारी तरफ से हैं, रूरल डिस्ट्रेस की बात और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स रुकने नहीं चाहिए इस अवरोध के बावजूद। हमने देखा है संजय गांधी ने किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत ही तानाशाही के ढंग से नसबंदी कानून को लागू करवाने की, कार्यक्रम को लागू करवाने की बात की थी, और उसके बाद से ये नेताओं के लिए त्याज्य विषय की तरह हो गया। कृषि कानूनों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपने नए स्वरूप में देश के सामने आए, चर्चा के बाद, संसद में विस्तार से बहस के बाद आए, क्योंकि इस देश के किसानों के हितों की चिंता के लिए सरकार कितनी भी नाराज रहे, कितनी भी खुश रहे, उसे और विपक्ष को, पत्रकारों को, सिविल सोसाइटी को, भले सिविल सोसाइटी के बारे में अजीत डोभाल कुछ भी कहें, सबको चिंता करनी ही होगी। ये आज की बड़ी खबर थी, सुर्खियां भी सुन लेते हैं। पहली सुर्खी आंध्र प्रदेश से। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें वो भावुक हैं। कह रहे हैं विधानसभा में तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक सत्ता में नहीं लौटते। कहा 2.5 साल से अपमान सह रहा हूँ, शांत रहा, पर आज उन्होंने मेरी पत्नी को निशाना बनाया। मैं हमेशा सम्मान के साथ रहा हूँ और नहीं सह सकता। उनका इल्ज़ाम, सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन के अंदर उनके परिजनों को निजी तौर पर टारगेट कर रहे हैं, जिनका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, और स्पीकर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। इस आरोप पर वाईएसआर कांग्रेस ने नायडू के कदम को नाटक बताया। मुख्यमंत्री जगन मोहन ने कहा, सदन में किसानों के मुद्दे पर बहस चल रही थी, विपक्ष को हमें सलाह देने और सूचित करने की जरूरत थी, वहां वो पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आए, उद्देश्य राजनीतिक लाभ का था, इसलिए नाटक किया। दूसरी सुर्खी भारत चीन संबंधों को लेकर है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन संबंध विशेष तौर पर खराब दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि बीजिंग ने समझौते का उल्लंघन करते हुए कई ऐसी कार्रवाई की जिनका उनके पास विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये चीनी नेतृत्व को जवाब देना है कि वे द्विपक्षीय संबंधों को कहां ले जाना चाहते हैं। विदेश मंत्री सिंगापुर में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में बोल रहे थे। दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर बीते साल 5 मई से गतिरोध के हालात बने हैं। दोनों देशों की तरफ से भारी संख्या में सैनिक भी तैनात हुए। 15 जून की रात गलवान घाटी में झड़प भी हुई हिंसक, 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। चीन की तरफ से भी कई लोग, लेकिन उन्होंने अपनी कोई पक्की खबर नहीं दी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच 13 दौर की सैन्य और राजनयिक वार्ता भी हुई। पिछली बार की वार्ता 10 अक्टूबर को हुई थी, बेनतीजा रही। जल्द ही 14वीं दौर की वार्ता के लिए सहमति भी बनी है। तीसरी सुर्खी यूपी से है। अपने 3 दिन के यूपी दौरे के पहले दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना से महोबा, हमीरपुर और बांदा के खेतों और गांवों को सिंचाई का पानी मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री बोले,
बुंदेलखंड में अब कभी भी विकास परियोजनाओं पर ब्रेक नहीं लगेगा। पानी की समस्या दूर होने जा रही है। इस क्षेत्र के पास इतिहास, आस्था, संस्कृति और प्रकृति का जो खजाना है, वो भी रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। ये क्षेत्र तीर्थों का क्षेत्र है। इस स्थान को गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। राहिला सागर सूर्य मंदिर हो, मां पीताम्बरा शक्ति पीठ हो, चित्रकूट का मंदिर हो, सोनागिरी तीर्थ हो, यहां क्या नहीं है। बुंदेली भाषा, काव्य, साहित्य, गीत, संगीत और महोबा की शान देशावरी पान, इनसे कौन आकर्षित नहीं होगा। रामायण सर्किट योजना के तहत यहां के अनेक तीर्थों को विकसित किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, ऐसे ही अनेक कार्यक्रमों से डबल इंजन की सरकार इस दशक को बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश का दशक बनाने में। खबरों की बात हुई, अब कू की राय। सोशल मीडिया पर हम पूछते हैं जरूरी मुद्दों पर लोगों के रुझान। आज का सवाल बड़ा ऑब्वियस था। कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान को क्या आप सही मानते हैं? हाँ कहने वाले 48%, 52% लोगों ने ना कहा। अगर आप भी इस पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें कू पर फॉलो करें, दी ललन टॉप के हैंडल को। आखिरी में एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे पूर्वज एक ग्रंथ लिख कर गए हैं, गीता। इसमें बड़ी काम की बातें हैं। एक बात आप सुने आज, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई लोग जिनका काम निष्पक्ष ढंग से आप तक खबरें पहुंचाना है, सभी पक्षों की, वो भी पार्टी बन रहे थे। आज मैंने देखा सोशल मीडिया पर भी उन लोगों का बार बार जिक्र हो रहा था, तो हमें एक श्लोक याद आ गया। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्यस्यसि। सुख में दुख में समान भाव रहना चाहिए, यही पत्रकारों का कर्म है। हम भी याद रखें, आप भी याद रखें। आपकी निगरानी सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, सबके लिए है, और यही हमारा भी दायित्व है। अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग विचारधारा के लोग इस फैसले में अपनी जीत और हार तलाशेंगे। वो चलता रहे, लोकतंत्र का कर्म है। लेकिन इन सब के बीच हमारा और आपका पेट भरने वाले किसानों की भलाई पर एक सार्थक और समग्र बहस रुकनी नहीं चाहिए। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जाते जाते कुछ सूचनाएं भी। पहली सूचना तो ये कि हमने अन्न आंदोलन के नाम से अन्न और आंदोलन को मिलाकर प्रदर्शनरत किसानों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उस डॉक्यूमेंट्री का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अलग से भी ललन टॉप डॉक्यूमेंट्री ऑन फार्मर प्रोटेस्ट टाइप करके देख सकते हैं, ज़रूर देखिएगा। और नेता नगरी भी ज़रूर सुनिएगा। ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो है जो शनिवार को रिलीज़ होता है, जिसमें हमने कृषि कानूनों की तमाम राजनीतियों पर विस्तार से बात की है। अब आपसे विदा लेता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कभी लगे कुछ गलत हो गया तो माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से किसी की गरिमा का क्षरण नहीं होता है। शुभ रात्रि।